जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले हम लोग वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 2-3 वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोप का एक देश है जिसका राजधानी वर्तमान समय में रोम है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इटली देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले एक बार हम लोग इटली देश का मानचित्र को एक बार देख लेते हैं ताकि आगे हम लोग को समझने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं इस मानचित्र में, ये है इटली के कुछ महत्वपूर्ण राज्य जो इटली के एकीकरण के समय टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इटली का, ये सब मानचित्र है, मान सकते हैं आप सभी लोग। और इसमें जो ये राजधानी है, इटली का राजधानी कहाँ था, वो रोम था। ठीक है, इटली का राजधानी अभी भी रोम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, तो समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में हुआ था। इस समय जो इस सम्मेलन का जो चांसलर था या फिर जो अध्यक्ष था, जो मेजबानी कर रहा था, जो उस समय भाषण दे रहा था, उसका नाम था मेटरनिक। इसके बाद से 1815 के बाद से ही मेटरनिक का युग प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इटली का एकीकरण का अर्थ क्या है कि इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो उसको एक जगह मिला देना। एकीकरण का यही ना अर्थ होता है कि सबको एक जगह मिला देना, उसी को एकीकरण कहा जाता है। तो इटली क्या था कि एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। वो जो देश था वो इटली को अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था, कई छोटे छोटे ऐसे टुकड़े में बांटा हुआ था, जिसके कारण इटली बिखर गया था, जिसके वजह से वहाँ की जनता उसको एकीकृत करना चाहती थी, जिसके वजह से वहाँ पे इटली में एकीकरण का शुरुआत प्रारंभ होता है। तो यह शुरुआत 1815 में जो वियना कांग्रेस हुआ था या वियना सम्मेलन हुआ था, वहाँ से प्रारंभ होता है। तो 1815 में क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1815 में एक शासक था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक ने क्या किया था, मेटरनिक ने क्या किया था, आप सभी लोग को पता होगा। 1815 में जो सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, उसमें ये क्या किया था, अध्यक्ष का कार्य किया था, यानी उसमें सब मेजबानी का कार्य किया था। ये क्या करता है कि फ्रांस में तो पुनः बुर्बोवंश का स्थापना करता ही है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, जो इटली जो देश था, इस इटली देश में एक दो राज्य थे जो अलग अलग राज्य थे, जिससे एक आप राज्य देख सकते हैं सार्डिनिया, एक था पिंडमाउंट। इन दोनों राज्यों का एकीकरण करके वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता है, जिसके बदौलत वहाँ पे क्या होता है कि सार्डिनिया और पिंडमाउंट का जब एकीकरण हो जाता है, यानी दोनों राज्यों को एक ही जगह मिला दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाता है सार्डिनिया पिंडमाउंट। तो इसका जो नया शासक बनता है उसका नाम था विक्टर इमैनुअल। याद रखिएगा, जो सार्डिनिया पिंडमाउंट था इसका शासक कौन था, वो था विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल था उसका नाम, ठीक है, इमैनुअल, उसका नाम विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, उसी के विचारों से ये भी प्रभावित था। ये चाहता था कि पूरे इटली का एकीकरण मेरे नेतृत्व में हो, यानी इसके नेतृत्व में। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो इटली की राजधानी रोम था, वहाँ पे कुछ पोप लोग रहते थे। पोप लोग का अर्थ होता है जो पूजा पाठ कराते हैं इटली देश में, उसे पोप कहा जाता है। तो ये जो लोग थे, पोप लोग, ये चाहते थे कि इटली का एकीकरण धार्मिक रूप से हो, ना कि शासकीय रूप से, ना कि राजा के द्वारा, बल्कि हमारे द्वारा उसका एकीकरण हो पाए। ठीक है, कौन लोग कहते थे, इटली के पोप लोग। जो राजधानी था जो रोम, वहाँ पे जो पोप लोग थे वो चाहते थे एकीकरण करने के लिए, लेकिन जो राजा था वो चाहता था कि उसके नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण हो। इसके बदौलत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कि वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। जब इटली का एक राज्य था जो सार्डिनिया और पिंडमाउंट, दोनों का जब एकीकरण हो जाता है, तो इसके एकीकरण के पश्चात लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाता है, जिसके बदौलत क्या होता है, लोगों के द्वारा वहाँ पे ऑस्ट्रिया जो कब्जा किया था इन देशों पे, याद रखिएगा, इटली देश हो गया या फिर जर्मनी देश हो गया, इन दोनों देशों पे कौन देश कब्जा किया था, तो ऑस्ट्रिया देश था। तो ऑस्ट्रिया देश को प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे कार्बोनरी एक संगठन बनाया गया था। कौन सा संगठन बनाया गया था, कार्बोनरी एक संगठन बनाया गया था। ठीक है, कार्बोनरी संगठन बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, छापेमारी युद्ध था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, छापेमारी युद्ध। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, छापेमारी युद्ध का मतलब ये है कि जितने भी ऑस्ट्रिया देश के शासक ने जितने भी अपने गुप्तचर को यहाँ देश में रखा है इटली में, इन सब को ये लोग छुप कर छापे मारकर लुका कर
इन लोग को मार देते थे, ठीक है। इसी को कहा था कार्बोनरी, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो इटली देश था, इस देश से कैसे लोगों को हटाना, ऑस्ट्रिया देश के लोगों को हटाना, जिसके बदौलत क्या होता है वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल मिलता है। हम लोगों ने ये सब बातें समझ लिया और हम लोगों ने ये भी समझा कि जो शासक था विक्टर इमैनुअल, ये चाहता था कि इसका एकीकरण मेरे द्वारा हो, ना कि इटली के जो पोप लोग हैं उनके द्वारा हो पाए, ठीक है। जिसके कारण आगे क्या होता है कि वहाँ के जनता के द्वारा या फिर वहाँ के लोगों के द्वारा कार्बोनरी संगठन बनाया जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य छापेमारी युद्ध था। इस छापेमारी युद्ध के द्वारा ऑस्ट्रिया के जितने भी लोग थे, जनता थे, उनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, यानी उसको दबाने का प्रयास किया गया। तो ठीक इसके विपरीत क्या हुआ, जब एक व्यक्ति आया जिसका, देखिए इटली के कारण में 3 लोगों का अहम योगदान था, याद रखिएगा। एक तो विक्टर इमैनुअल हो गया, इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा एक मेजनीस आएगा, ठीक है, मेजनी का भी बहुत अहम योगदान रहेगा। इसके बाद से काउंट काबूर का योगदान रहेगा, काउंट काबूर, ठीक है। ये 3 लोगों का अहम योगदान रहेगा, विक्टर इमैनुअल, मेजनी और काउंट काबूर, ये तीनों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आज के वीडियो में केवल हम लोग पढ़ेंगे मेजनी के बारे में, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इटली के कौन कौन से बड़े बड़े राज्य थे जिनके बारे में हम लोग को समझना है, आगे पढ़ने को मिलेगा भी। तो ये जो राज्य आप लोग देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ, ये जो है पिडमाउंट है, और ये रहा आपका सार्डिनिया जो कि पश्चिम में था इटली के, ठीक है। इसका और इसका एकीकरण जब हो गया तो उसका नया शासक कौन बना, विक्टर इमैनुअल। और इसी के बगल में पिडमाउंट के ही पूरब में एक पेपल राज्य था, ठीक है। इसके ठीक नीचे ही एक अलग राज्य था जिसका नाम था नेपल्स, और इसके ठीक नेपल्स, और इसका नाम जो था प्यारे दोस्तों, इसका नाम था, ये जो राज्य था इसका नाम था सिसिली। मैंने केवल उन राज्यों का नाम लिया है जो केवल बड़े थे और कुछ महत्वपूर्ण थे, सभी का तो पॉसिबल नहीं है ना इस पर नाम लिखना, इसलिए मैंने उन राज्यों का नाम लिखा है जो काफी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं जब क्या होता है, मेजनी का एक बार समय आता है जब मेजनी, आप लोग को पहले पता होना चाहिए मेजनी का पूरा नाम क्या था। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मेजनी का पूरा नाम क्या था। तो मेजनी का पूरा नाम क्या था, मेजनी का पूरा नाम था जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी, ठीक है, याद रखिएगा। मेजनी का पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी आप सभी को पता होगा कि एक साहित्यकार, योग्य सेनापति और साथ ही साथ वो एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वो लोग राजा के पक्षों पे नहीं चलना चाहता था, वो चाहता था कि मैं इस देश को गणतांत्रिक देश बनाऊं, ना कि राजा के हवाले इस देश को करूं, ठीक है। आगे चल के क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो जोसेफ मेजनी का पूरा नाम क्या था, जोसेफ मेजनी का पूरा नाम, मतलब मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। मेजनी एक साहित्यकार का मतलब होता है जो इटली के जो मुख्य भाषाएं होती थी इतावली, उन भाषाओं में ये साहित्यकार था। साथ ही साथ ये योग्य सेनापति था, जो ये सेनापति बनाएगा, या फिर कार्बोनरी संगठन था, इससे ये जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा। पूछा जाता है कार्बोनरी संगठन का जुड़ाव, यानी कार्बोनरी संगठन का संबंध किस व्यक्ति से था, या मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। आगे चल के क्या होता है, मेजनी कैसे विचारों का समर्थक था, वो गणतांत्रिक विचारों का। मेजनी जो व्यक्ति था ना, ये बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, इसमें आदर्श गुण ज्यादा थे लेकिन छल कपट वाले गुण बहुत कम थे। इसने क्या किया, इटली का एकीकरण करने के लिए ये क्या करता है कि इटली में कुछ ऐसे संस्था बनाएगा, कुछ ऐसे संगठन बनाएगा जिसके द्वारा इटली का एकीकरण हो सकता था, ठीक है। देखिए कौन कौन सा संस्था बनाएगा जिसके बदौलत वहां पे जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो भड़क उठा था, ठीक है। देखिए कौन कौन सा संगठन था। 1831 में इसने क्या किया, जब जोसेफ मेजनी ने क्या किया, इटली में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने के लिए इसने क्या किया, इटली में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, और इसके साथ साथ 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। ये दोनों संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था इटली देश में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करना, और साथ ही साथ इन संस्थाओं के जब संस्था के द्वारा, इन संगठनों के द्वारा जब राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होने लगी तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, इसके ये मतलब प्रबलता इसको देखा नहीं गया, इससे सहा नहीं गया कि इटली का एकीकरण हो सके। इसलिए उसने क्या किया, मेटरनिक को दबाने के लिए, मेजनी को दबाने के लिए मेटरनिक ने उसने अथक प्रयास किया, और इस प्रयास में
ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो सफल हो गया और यहीं पे मेजनी जो साहब थे ये हार मान जाते हैं और हार मानने के बाद मतलब इस पद से निकल के, यानी इस सेनापति और इस सब कार्यों से निकल के वो साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगते हैं। तो यही था इनका इतिहास मेजनी साहब जी का। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाएगा कोई कि इटली के एकीकरण के बारे में बताए तो आप इस तरह बता सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में, देखो इटली का एकीकरण एक तरह से कहा जाए तो प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं 1871 में हुआ था लगभग। ठीक है, साथ ही साथ इस जर्मनी का भी एकीकरण 1871 में हुआ था। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इटली देश जो था 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही छोटे छोटे राज्यों पे बट गया था। क्यों बट गया था? क्योंकि इस पे जो देश थे, फ्रांस जैसे देश, ऑस्ट्रिया जैसे देश और भी देशों ने इस पे कब्जा किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कब्जा किया था वो देश था ऑस्ट्रिया। ठीक है, जिसके बदौलत वहां पे क्या हो रहा था कि राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति ने 1830 की 1848 की क्रांति ने इटली में इतना एकीकरण की भावना भर दिया, राष्ट्रवाद की भावना भर दिया, जिसके कारण वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा, जिसके कारण उन्होंने एकीकरण का शुरुआत कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वहां के जो शासक था, जो सबसे शक्तिशाली राज्य था सार्डिनिया पिंडमाउंट, यहाँ का जो शासक था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो शासक था विक्टर इमैनुअल, ये चाहता था कि मैं पूरे इटली का एकीकरण अपने दृष्टिकोण से करूं, अपने राजा के पद पे होते हुए इसका एकीकरण करूं। लेकिन ये इसके ठीक उल्टा जो थे वो लोग थे रोम के लोग। रोम में कौन से लोग रहते थे? पोप कहा जाए उन्हें कहा जाता है जो पूजा पाठ कराते हैं इटली देश में। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि इटली देश में जो एकीकरण हो, उसका एकीकरण वो धार्मिक दृष्टिकोण से, धर्म के आधार पर एकीकरण हो। लेकिन मेजनी साहब या फिर विक्टर इमैनुअल ऐसा नहीं चाहते थे। तो जो विक्टर इमैनुअल जो था वो चाहता था कि शासकीय दृष्टिकोण से, लेकिन जो मेजनी साहब थे वो नहीं चाहते थे कि जो इटली देश है वो राजा के हाथ में जाए। वो चाहते थे कि इटली देश को गणतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक देश बनाया जाए, ना कि राजतांत्रिक देश बनाया जाए। इसलिए वो क्या करता है, मेजनी साहब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करते हैं, उनका जो पहले बात उनके बारे में जान लेते हैं। उनका पूरा नाम था जोसेफ मेजनी। वो एक साहित्यकार थे, योग्य सेनापति थे और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। ये इनका मानना था या फिर इनको कहा जाता है ऐसा कि ये आदर्शवादी व्यक्ति थे, ये एक आइडियल पर्सन थे, ना कि ये एक छल कपट वाले व्यक्ति थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे काउंट काउर के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि ये कैसे छल कपट के द्वारा इटली का एकीकरण कराता है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम लोग काफी विस्तार से पढ़ेंगे। पार्ट 2 इसका वीडियो आप लोग जरूर देखें। ये पार्ट 1 है इटली के एकीकरण का। आगे की वीडियो में जरूर जल्द से जल्द लाऊंगा ताकि आप सभी को समझ में आ सके। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर हम लोग मिलेंगे।